और मैं तो ये कहूँगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, खेड़ी गांव और ये झज्जर का इलाका, आप मेरी अगर कर्म भूमि है तो खेड़ी गांव मेरी कर्म भूमि। इस सोच के साथ कि इलाका ऊपर उठे, जहाँ किसी का परिश्रम किया होता है तो वो, ये तो भाई हमारी तो हरियाणा की जो ये धरती है तो भगवान कृष्ण की, और गीता जहाँ उपदेश कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया वो धरती है जिसमें कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना। तो जन्मभूमि आदमी के जीवन में जन्मभूमि का एक स्थान है, और कर्म भूमि मैं समझता हूँ, अगर जो है किसी भी व्यक्ति को आप पूछोगे तो जो उसकी कर्म भूमि है वो उसके लिए सब कुछ है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई खेड़ी गांव मेरी कर्म भूमि है मेरे लिए। और खट्टर साहब का भी बयान था कि बीजेपी वाले तैयारी करें 7 इलेक्शन की, तो समय आखिरी साल में आ गए। 9 साल से खट्टर सरकार हरियाणा प्रदेश में। आज आपके सोचने विचारने का समय है कि भाई इस सरकार ने हरियाणा को क्या दिया, क्या नहीं दिया, हरियाणा को के लिए सरकार कैसी साबित हुई। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे आता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, कृषि और किसान के हकों के फैसले में नंबर 1 थे, और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं, चाहे वो 100 गज के प्लॉट देने की बात थी, गरीब को मकान देने की बात थी प्रियदर्शनी आवास योजना से, चाहे स्कूल के अंदर 1 से 12वीं तक वजीफा देने की बात थी, और चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन की बात देश में, और चाहे वो खिलाड़ियों के सम्मान की बात। हरियाणा आ गया था विकास का पहिया। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास का पहिया घूम रहा था, और हमारा इलाका और पूरा हरियाणा प्रदेश आगे जा रहा था। कहीं रेल की लाइन बिछ रही थी झज्जर में, तो कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे झाड़ली, कानपुर, लिलोड़ में, तो कहीं मेट्रो की रेल आ रही थी बहादुरगढ़ में, तो कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का निर्माण हो रहा था बाड़सा में, तो कहीं IMT स्थापित हो रही थी रोहतक में, तो कहीं SEZ रिलायंस, ताकि आने वाले समय में इतना निवेश आए झज्जर में कि हमारे आने वाले जनरेशन को अच्छा भविष्य मिले। तो हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। किसी कोने में आप झाँक के देखते हरियाणा के अंदर तो विकास का, और ये चाहे वो गाँव की बात हो, किसी गांव के विकास की बात हो, झज्जर शहर के विकास की बात हो, रोहतक के विकास की बात हो, रेवाड़ी की, कहीं का भी आप विकास उठा के देखें। बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन रहे थे, यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो कहीं महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही थी, रोहतक के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो गुड़गांव के अंदर राष्ट्रीय डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही। विकास की तरफ आगे बढ़ा। फिर ये सरकार आई, और इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, और विकास की पटरी से तो उतार दिया। विकास में तो 1 नंबर से 19वें पायदान में आज विकास दर है, नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश को दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश हरियाणा होना चाहिए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश, लगातार भारत सरकार, नीति आयोग, इन्हीं की सरकार बता रही है, सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बता रही है, पिछले 5-6 सालों से लगातार हर महीने आता है रिकॉर्ड, देश में सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी है। और क्योंकि ना तो प्राइवेट उस हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र लगे तो प्राइवेट में नौकरी नहीं आई, और ना ही सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियां तो खत्म कर रहे हैं देश में। देश की सरकार रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े उद्योगपति घराने को सौंपने का काम करके सरकारी नौकरी जो है समाप्त दिल्ली में की जा रही है, दिल्ली की सरकार में। और हरियाणा की सरकार में उसी रूप से 2 लाख से ज्यादा पद या तो रिक्त हैं या भर्ती नहीं हुई। 9 साल से शिक्षकों की तक भर्ती नहीं हुई। 9 साल से हरियाणा में ऐसी स्थिति आ गई कि अभी PGT की भर्ती वापस ले ली, शिक्षकों की भर्ती नहीं। 9 साल हरियाणा जैसे प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हो। और जो कहीं नौकरियां मिल भी रही हैं वो कौशल निगम के तहत कच्ची नौकरी, कौशल रोजगार के तहत कच्ची में। और जहां कहीं नौकरियां निकली, HPSC के दफ्तर में, अभी जो बहन जी बता रही थी कि 1.5 करोड़ रुपए HPSC के दफ्तर में एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती घोटाले, और एक के बाद एक भर्तियां। और वो जो 1.5 करोड़ मिले वो ऐसे अधिकारी के पास मिले जिनको मुख्यमंत्री जी ने सीधा वहां पे नियुक्त करने का काम किया था, HPSC और SSC के
इस तरह से आज हरियाणा के रोजगार और फौज की बात कर रहे हैं। ये हरियाणा वो प्रदेश जय जवान जय किसान की अगर गूंज कहीं सुनाती है तो हरियाणा प्रदेश और खास तौर पे दक्षिणी हरियाणा के एक गाँव में उस नारे की गूंज सुनाई देती है। 5,500 आज़ादी से लेकर अब तक 5,500 हर साल पक्की भर्ती होती थी फौज में हरियाणा से। औसत हरियाणा जो प्रदेश के जो जिले उनमें से 5,500 कभी कम कभी ज़्यादा। 2019 तक 5,500 की भर्ती होती थी। 2019 में आ गया, कोरोना आ गया और 2 साल तक भर्ती नहीं हुई। ये बताएंगे अपने गांव के बड़े बुजुर्ग कप्तान साहब बताएंगे जब इनकी ये हमारे इलाके को उठाने में जवान का और किसान का दोनों का, आर्मी का भी बड़ा रोल रहा हमारे इलाके को आगे लेके जाने में। लेकिन 2019 में भर्ती बंद हो गई 2 साल तक कोविड में, और 2 साल के बाद भर्ती खुली तो योजना बदल गई और पक्की भर्ती की जगह अग्निपथ योजना ले आए। और इस साल जिस हरियाणा से 5,500 पक्के भर्ती होते थे उस हरियाणा से 950 अग्निवीर लिए गए। वो अग्निवीर भी मैं समझता हूँ कि जो उनमें से 700 अग्निवीर 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापिस आ जाए, केवल 200। तो कहाँ 5,500 पक्की भर्ती होती थी। सरकारें कोई भी रही हो, मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ, लेकिन हरियाणा में हर साल खास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश के अंदर अगर कहीं फौज के अंदर जाने का अगर गौरवमय इतिहास है तो दक्षिण हरियाणा का गौरवमय इतिहास रहा है। और इस प्रदेश का हर 10वां सैनिक हरियाणा का होता था। अब हाँ, उस प्रदेश से 5,500 की जगह 950 और वो भी अग्निवीर, तो उसका भी बड़ा नुकसान। तो आज बेरोजगारी में नंबर 1 इन्होंने बनाया खट्टर सरकार ने। महंगाई से बिगाड़ दिया। सिलेंडर कांग्रेस की सरकार थी 2014 में 400 रुपये पे सिलेंडर था। डीजल पेट्रोल भी सस्ता था, सिलेंडर भी सस्ता था। बाहर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल आज के मुकाबले में दुगना महंगा था, $138 का। लेकिन दुगना महंगा लेकर कांग्रेस पार्टी सस्ते में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम करती है। आज आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन वहां से लेकर बिना सब्सिडी के, और सिलेंडर 400 रुपये पे है या 400 से बढ़ गया, वो आपको पता है 1150। तो ये आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार मैं आपको बताना चाहता हूं अपने गांव। ये जो सरकार खट्टर सरकार बनी, दूसरी बार जो बनी, दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया, ये जो दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देके खट्टर सरकार को दोबारा बनवाने का काम किया बीजेपी की सरकार को, ये 5100 पेंशन का तो केवल ढकोसला था। टीवी पे तो कह दिया कि 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन बड़े बुजुर्गों की आई कि नहीं आई? किसी की आ रही है भाई 5100 पेंशन? 5100 पेंशन पे समझौता नहीं किया था। 5100 पेंशन तो केवल टीवी पे बताई थी कि 5100 पेंशन का समर्थन दे रहे हैं हम। इन्होंने समझौता किया भ्रष्टाचार की और लूट की छूट पे समझौता किया। लोग खुश नहीं थे बीजेपी से पिछली बार भी। 2019 का मैं बता रहा हूं चुनाव, बीजेपी का नारा था 75 पार। खट्टर साहब ने कहा 75 पार, नारा दे दिया। चुनाव में टीवी 85 पार दिखा रहा था, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा। 75 पार के नारे की हवा निकली। बीजेपी की सुई 40 पे रुक गई, कांग्रेस 31। बराबर की कुश्ती, थोड़ी बहुत बीजेपी को बढ़त मिली। और कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा जैसे प्रदेश में मात्र 2019 के विधानसभा चुनाव में 3900 वोटों का फर्क। 3900 वोट तो एक बड़े गांव की वोट होती है। अगर 3900 वोट 2019 में कांग्रेस की ज्यादा आती पिछले इस इलेक्शन में, तो कांग्रेस की 36 सीट थी और बीजेपी की 35 सीट थी। 3900 वोटों का फर्क पूरे हरियाणा बड़े प्रदेश में। आज तो इनकी क्या परिस्थिति आप अंदाजा लगाना। उसमें कांग्रेस बराबर चल रही थी। वो हमें भी पता नहीं था कि इतना नजदीकी चल रहा है। ये आप ठीक 40 पे आगे तो एक ऐसी पार्टी जेजेपी नामक एक ऐसी पार्टी हरियाणा में जन्म दुष्यंत चौटाला जो लूट के खा गए, उस पार्टी ने 10 सीट ली और 10 सीट लेने के बाद नारा देते थे बीजेपी को करो जमुना पार। बीजेपी कहते थे 75 पार, दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी की सिरसा से लाइव, आपने भी देखी होगी। एक महिला कुछ बोलने लगी,
जब जिसका एक विधवा महिला थी, उसका बेटा चला गया था, उसका बेटे का सर्ववास हो गया 22 साल का नशे से। वो खड़े होकर मुख्यमंत्री जी के आगे ये कह रही थी कि जी जो नशा बिकवाने वाले हैं, सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। वो उनको कहा कि वे कहाँ से सिखा के आ गई, इसको बाहर करो। फिर एक आदमी खड़ा हुआ, बोला ये उस पार्टी का, इसको पिटवाओ। ये आपने देखा होगा, बोला भाई पिटवाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल हमारी भी सरकार रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, आपके आशीर्वाद से मैं सांसद रहा, किसी को पिटवाने की बात हो, किसी ने मेरे को पीट भी दिया होगा तो मैं तो भी नहीं बोलाऊंगा। मैं कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे नहीं आना पड़ा, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिनका इन्होंने अपमान ना किया हो। किसान अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब खत्म कर रहे थे और अदानी जैसे कंपनी को सौंप रहे थे मंडियों को, उस समय किसान आया, 1 साल तक उसको अपमानित किया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, वो अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आए, उन पर लाठीचार्ज। मनरेगा के वर्कर करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज, पुलिस के मुकदमे बनवा दिए। वही रेजिमेंट के लिए हमारे नौजवान गुड़गांव में आंदोलन कर रहे थे, उन पर पुलिस की कार्रवाई करा दी। भगवान परशुराम जयंती मनाने के लिए पहरावर में हमारे नौजवान आए, उन पे कोई फरसा दे रहा था तो इनको ये बोला कि भाई गर्दन तक की बात आ गई। ये अहंकार, हर वर्ग का अपमान। सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकी सब पे लट बरस रहे हैं, तुम पे तो मेहरबानी होगी, लेकिन सरपंचों की भी तसल्ली बिठाते हैं। हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, हर वर्ग की एक ही आवाज़ आ रही है कि भाई हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, हरियाणा में पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। तो बहन जी ने कहा कि हमारा संकल्प है, जैसे हिमाचल की हमारी सरकार ने करा कि भाई 300 यूनिट तक बिजली पे राहत देंगे, 300 जो हिमाचल की सरकार ने किया, हमारा संकल्प है। राजस्थान की सरकार में जैसे गहलोत सरकार ने किया 500 रुपये सिलेंडर गरीब आदमी को, और हरियाणा में हर महिला को राजस्थान की सरकार की तरह 500 रुपये सिलेंडर जो है हर गृहिणी को दिलवाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी। हमारा संकल्प है किसान को MSP की गारंटी। मैं एक बार पूरा बोल दूँ, कोई थोड़ा टाइम में, तो अब किसान को अभी असली बात तो कहीं नहीं बनी। तो ये अब हरियाणा को MSP की जो है, किसान को MSP की गारंटी और मान सम्मान से देने का काम करेंगे। और गरीब आदमी, ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार, तो 100 गज की प्लॉट की स्कीम हमने चलाई थी, इन्होंने स्कीम खत्म कर दी, मकान आए नहीं, तो हर जायज़ गरीब परिवार को जिनको प्लॉट मिल गए थे, उन कॉलोनियों को विकसित कराने का काम करेंगे। जिनको प्लॉट नहीं मिले थे वहाँ प्लॉट दिलाने का काम करेंगे, और हर 100 गज के प्लॉट पर सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान हर गरीब आदमी के लिए बनाने का काम करेंगे। हमारी अब नया नारा है, अब ये नहीं है कि काला धन लाएंगे 15 लाख, अब काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, और जो है काले का ये नारा हो गया, पूरे देश में चल गया। तो भाई तो ये स्थिति, तो खैर ये भ्रष्टाचार का तो इन्होंने जो किया वो तो आपके सामने, मगर स्टेट हो जाए, कोई दिल्ली हो जाए, कुछ हो, देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन एक फैमिली को पेंशन आए तो जो है वो एक तरीके से तनख्वाह आ जाए। और भाई ये भी हमारा संकल्प है कि भाई हमने यात्रा निकाली भारत जोड़ो और एक निकाली हरियाणा जोड़ो। तो हमारा ये भाई जोड़ो, हरियाणा के हर गांव हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। आज विकास की रफ्तार पे ऐसा ग्रहण लग गया, पुराने काम तो, नया काम तो कुछ हुआ नहीं इस सरकार में, मगर पुराने काम भी वहां के वहां पड़े। आपको याद होगा जब अपनी सरकार थी 2013 में, मैंने NCR प्लानिंग बोर्ड से 4 बाईपास मंजूर कराए थे, क्योंकि उस समय चल रहा था, एक के बाद एक चल रहा था। पहले थर्मल लगाया, थर्मल पर आगे जब ट्रैफिक बढ़ा, फिर हमने कहा ये सड़क बनवाओ, फिर सड़क बनी, फिर ये आया कि भाई अब बाईपास निकलवाओ, छूचकवास बाईपास, सुहाना बाईपास, मातंगा बाईपास, बेरीवानी छारा का दूसरी साइड, 4 झज्जर के बाईपास मंजूर कराए मैं NCR प्लानिंग बोर्ड से। आज 9 9.5 साल के बाद मैं सवाल पूछता हूँ सरकार से, उस समय तो जो है अपना कहीं जो जरूरत होती थी साहब, आज वो बाईपास अब जाके बता रहे हैं कि बड़े मुश्किल से लग के, तो भाई अब तक तो जो है वहाँ के बाईपास की छोड़ो, अब तक तो खेड़ी का भी बाईपास बन लिया होता अगर अपनी सरकार होती।